डियर स्टूडेंट्स, आज हम मानव जीवन जो प्रारंभिक मानव है, प्रारंभिक मानव का जो रहवास है, रहने की स्थिति है, वो पेड़ों से गुफाओं में कैसे गए और गुफाओं से खुले मैदानों में अपने आवास कैसे बनाए, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो आपने ये बात पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक जो मानव था वो पेड़ों पर रहता था, पेड़ों पर ही अपनी झूंपड़ियां रखता था और चारों पैरों से चलकर पेड़ों पर वो आराम से चढ़ जाता था। लेकिन बाद में वो खड़े होकर चलने लग गया, यानी दोनों पैरों पर चलने लग गया, तो पेड़ों पर आने जाने में उसे दुविधा होने लगी। इसलिए वो गुफाओं में कैसे रहा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रारंभिक जीवन के रहन सहन की बात करें, प्रारंभिक जीवन के मानव का रहन सहन कैसा रहा होगा, इसके बारे में हम बात करें तो उस समय का जो उनका रहवास है, उनकी कोई विषय वस्तु है, उन खुदाई के दौरान मिले अवशेष है, उन अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका रहवास कैसा। ऐसे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उनकी रहवास की जो स्थिति है वो खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर ही हमें कर सकते हैं। तो देखो, इसमें हमें इनके उदाहरण के रूप में बात करें तो उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उनके द्वारा, मतलब मान लो उनके रहन सहन का हमें आकलन करना है कि भाई ये सभ्यता के जो लोग, प्रारंभिक जो मानव था, वो कहाँ कहाँ रहना होगा। तो उनके द्वारा जो वस्तु बनाई गई, जैसे मान लो पाषाण की वस्तुओं को कल हम पढ़ रहे थे, या पहले वाले वीडियो में जो पढ़ रहे थे कि पाषाण कालीन जो मूर्तियां, वो जो पत्थर बनाते थे, तो सबसे पहला जो पाषाण की जो पत्थर बनाए वो बड़े थे, फिर मध्य में थोड़े छोटे हुए, सुडोल हुए, और आधुनिक जो पाषाणकालीन संस्कृति थी उसके जो पत्थर बिल्कुल छोटे और इतने सुंदर और सुदृढ़ हो गए। तो इनका प्रभाव हमें, या ऐसे प्रकार के प्रमाण कितनी दूर में मिलते हैं, इनका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, फैलाव का जांच करते हैं कि इनके जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो देखो, हमें इनके जो अवशेष हैं पूर्व समय के जो मानव के, पाषाणकालीन जो मानव के, वो मिले कहाँ हैं। तो पहला अवशेष हमें मिलता है केन्या में केलोबे और ओलोजेसाइली के खनन स्थलों से हजारों की संख्या में शल्क उपकरण मिले हैं, है ना, मछली पकड़ने के औजार मिले हैं। और उन औजारों का जो समय काल है लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। ऐसा आकलन किया जाता है कि ये जो हमें औजार मिले हैं, इन औजारों का जो समय है, इनकी जो समयावधि है वो कितनी है भाई, 7 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व रही होगी, ऐसा हम आकलन करते हैं। और इसी आकलन के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय का मानव है, उसने पेड़ों से पृथ्वी पर कैसे प्रस्थान किया होगा। इतने सारे औजार एक स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए होंगे। कुछ स्थानों से खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई है, तो ये हम आकलन करते हैं। मान लो इतने सारे जो औजार, बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में जो औजार मिले हैं, उससे हम ये आकलन करते हैं कि भाई लोग समूह में रहते होंगे, या तो ये आकलन कर सकते हैं, या यहाँ किसी औजार बनाने का कोई कारखाना रहा होगा, इसका आकलन करते हैं। दो ही चीजें होती हैं, या तो बहुत सारे औजार मिले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या प्रमाण हुआ कि बहुत सारे औजार मिलने का एक ही कारण हो सकता है कि बहुत सारे औजार कब मिलेंगे हमें, जब मिलेंगे जब बहुत सारे लोग समूह में रहेंगे, इसलिए वो एक जगह अपने औजार रख देंगे। दूसरी बात, औजार कहाँ मिलेंगे, जहां कोई कारखाना होगा, जहां से लोग खरीद कर औजार ले जाते थे, तो दो ही जगह और मिलते हैं। लोग बार बार आते जाते रहे, ऐसे क्षेत्रों में शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियां मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थानों पर लोगों का आवागमन कम होता है, ऐसी शिल्पकृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई मिलती हैं। देखो, दो प्रकार की शिल्पकृतियां होती हैं। शिल्पकृतियों का मतलब है मानव द्वारा बनाए गए औजारों की आकृतियां। अब जिन क्षेत्रों में मनुष्य का आवागमन ज्यादा है, उन क्षेत्रों में ये शिल्पकृतियां ज्यादा मिलेंगी, और जिन क्षेत्रों में मनुष्य का आवागमन कम है, उन क्षेत्रों में ये शिल्पकृतियां कम मिलेंगी, ऐसा आप सब जानते हैं। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पूर्व लोग गुफाओं से खुले निवास में स्थान करना, यानी लगभग 7-8
लाख वर्ष पूर्व, आज से लगभग कितने लाख पूर्व? 7 लाख वर्ष पूर्व। इससे पहले तो मानव जो था वो कहाँ रहता था? पेड़ों पर रहता था, और लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व ये गुफाओं में रहने लग गया, है ना। और गुफाओं के बाद में ये कहाँ रहने लग गया? गुफाओं से खुले मैदानों में आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व से 1,25,000 वर्ष पूर्व ये खुले मैदानों में रहने लग गया था। क्लियर? तो ये है यहाँ की सभ्यता की स्थिति। और ये प्रमाण हमें मिलते हैं दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार पर एक चित्र बनाया हुआ है। उस चित्रांकन की स्थिति से उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 2.4 मीटर आकार में के निवास स्थान से सटाकर बनाया गया। इसके अंदर 2 चूल्हे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों और अंडों और मीठे जल के मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय का जो मानव था वो गुफाओं को छोड़ चुका था, और गुफाओं के बाद वो कहाँ रहने लग गया था? पहले पेड़ों को रहने छोड़ा, फिर गुफाओं में निवास किया। गुफाओं में इन्होंने चित्रांकन वगैरह भी किए, और चित्रांकन के बाद में ये खुले मैदानों में अपनी झोपड़ियां बनाकर रहने लग गया था। लकड़ी की छत वाली यहाँ के जो उस टाइम एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा नामक स्थान पर मिली है ना। एक उस समय की घास फूस से बनी हुई झोपड़ी है, वो कहाँ मिली है? टेरा अमाटा। ये सुनाता टेरा अमाटा पर पूर्व समय के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसम प्रवास के लिए बनाई जाती थी। मौसम प्रवास का मतलब होता है कि जैसे जैसे मौसम होते थे उस दौरान वहाँ का मानव है वो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर यानी स्थानांतरित मानव था, और मौसम के हिसाब से अपनी झोपड़ियाँ वो बना लेते थे, क्योंकि कच्ची झोपड़ियों को स्थानांतरित करने में हमें सुविधा रहती है। जैसे वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो मजदूर आते हैं, है ना, यूपी बिहार से, इधर गंगानगर से जो कपास वगैरह निकालने के लिए जो मजदूर आते हैं, उन मजदूरों ने जो झोपड़ियाँ बनाते हैं वो कैसी बनाते हैं? कच्ची झोपड़ियाँ बनाते हैं। एक स्थान से उसे दूसरे स्थान पर जाना है, दूसरे से तीसरे स्थान पर मजदूरी करने के लिए जाना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय का मानव जो था वो प्रवास के लिए जो झोपड़ियाँ बनाता था। मौसम प्रवास का मतलब है जैसे ही मौसम परिवर्तन होता था तो उस स्थान को छोड़कर वो ऐसे स्थान की तलाश में चला जाता जहाँ का क्लाइमेट क्या हो? मध्यम श्रेणी का हो, है ना। यानी वो जिस क्लाइमेट में रहना चाहते हैं वैसा क्लाइमेट जिस एरिया का होता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वहां पर वो कैसी झोपड़ियां बनाता था? कच्ची झोपड़ियां बनाता था। केन्या में सोवांज और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट फ्रांस में पत्थर और औजार के साथ साथ आग में पकाई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। एक तो चिकनी मिट्टी के प्रमाण मिले हैं, आग में पकाई, इसका मतलब वो बर्तनों को, जो मिट्टी के बर्तन थे उन मिट्टी के बर्तनों को पक्का करना जानते थे, यानी मिट्टी के बर्तनों को पकाना जानते थे वो। नंबर 2, इसके साथ ही साथ कुछ हड्डियां हैं, उनकी जली हुई हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय का जो मानव था वो मांस को पका कर खाने लग गया था, है ना। और पका कर भी उसमें किण्वन प्रक्रिया को समाप्त करके जो अच्छी चीज़ थी, जो खाने योग्य चीज़ थी, उसमें सुधार करके ऐसी चीज़ों को ही वो खाया करता था। ऐसे प्रमाण मिले हमें। इसके अलावा ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा कुछ ऐसे ही एक सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी, इसके भी हमें सटीक परिणाम। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रण का प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे हैं। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होगा, इससे भोजन भी पकाया जा सकता है। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे भाले की नोक बनाने में, सल्क निकालकर औजार बनाने में उष्ण उपयोगी होता था। इसी के साथ कुछ खतरनाक जानवरों को भगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो देखो, आग का आविष्कार है वो किस दौरान करते थे? पहला काम वो करते थे, जैसे गुफा है ना। अब गुफा में आज के टाइम में तो हमारे यहाँ हीटर वगैरह लगा रखे हैं, मकानों में हीटर वगैरह, यदि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हीटर लगा देते हैं। तो उस दौरान का जो मानव था ये तो अब थे नहीं, कपड़े भी उनके पास नहीं थे, रजाइयाँ वगैरह हैं, शॉल वगैरह हैं, ये भी नहीं थे। इसलिए उस समय का जो मानव था वो क्या करता था? 2 चीज़ों के रूप में आग को काम में लेता था। पहला,
आग को वो जला करे, जो उनकी गुफा है उस गुफा का तापमान बढ़ा लेता था। एक बात, सर्दी नहीं लगे उसको। दूसरी बात, उसमें आज के टाइम में तो लाइट है हमारे यहाँ, उस दौरान लाइट नहीं थी, है ना। जब लाइट नहीं थी तो रोशनी रात को बाहर भीतर जाने के लिए, बाहर शौचालय वगैरह में जाना है या उच्च दैनिक प्रक्रियाओं में बाहर जाना है तो क्या चाहिए, अंधेरा में बाहर आ नहीं सकते, इसलिए वो धूप मिले उनको या यूँ कहें रोशनी मिले उनको, इसलिए आग जलाते थे। और नंबर 3, आग का आविष्कार वो इसलिए करते थे कि वो जो कच्चा मांस था उसको पकाकर खाते थे। एक और काम करते थे, जो भी इनके जो किसी लकड़ी को कठोर बनाना है तो वो आग में रखकर उनको जलाने, मतलब जो था उसको, है ना, आग में रखकर उसको मजबूत किया जाता था ताकि वो लकड़ी है वो मजबूत हो सके। कोई भाला है, उस भाले की नोक को मजबूत करने के लिए आग का आविष्कार करने लग गए थे। यानी यहाँ का जो मानव था वो आग का आविष्कार इतना जान चुका था कि इससे कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो मजबूत हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। इस प्रकार यानी गुफाओं को छोड़कर मानव ने रहवास बनाया था मैदानों पर। अब हम बात करते हैं मानव के औजार कैसे बने, है ना। गुफाओं से वो जब खुले मैदानों में आए तो उस दौरान के औजार, है ना, कहाँ कहाँ हमें औजार मिलते हैं और किस किस प्रकार के औजार वो बनाना जानता था। यानी उस समय का मानव है वो किस प्रकार के औजारों का निर्माण करना जानता था। तो देखो, हमें उस दौरान के मानव की बात करें तो भोजन प्राप्त करने, है ना, ये औजार उस समय किस लिए बनाता था, भोजन प्राप्त करने के लिए, जंगली जानवरों को मारने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए औजार बनाने का काम इन्होंने प्रारंभ किया था। क्योंकि जो पहले ये जो मानव था वो किसी जंगली जानवर द्वारा किसी जानवर को मार दिया जाता था, उसमें से जो कुछ मांस बच जाता, उसमें से जो अच्छा मांस था उसको निकाल कर खाता था। लेकिन इन्होंने ये महसूस किया इसकी कमियां होने लग गई, है ना, कमियां होने लग गई तो खुद जंगली जानवरों को कैसे मारे, इसलिए इन्होंने औजार का काम करना प्रारंभ किया था। तो देखो, इसमें मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, वानरों में नहीं पाई जाती है। मनुष्य उस टाइम का वानर ही था। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायुतंत्र अनुकूलता के कारण कुशलतापूर्वक वो संभव था औजार बनाना। इस प्रकार के कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में औजारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उसका प्रयोग करते उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों का अभाव पाया जाता है। यानी एक बार किसी औजार का निर्माण कर लेता था तो दोबारा भी वैसा ही औजार वो बनाना जानता था, जबकि बंदर वगैरह, बंदर और मानव पहले एक ही मानते हैं, लेकिन बंदर बार बार एक ही औजार का प्रयोग नहीं कर सकता था। बंदर जो है वो औजारों का निर्माण नहीं कर सकता था। बंदर के अलावा मानव जो था वो औजार बनाना जान चुका था और उसमें स्मरण शक्ति थी, याददाश्त रखने की शक्ति हो गई थी। याददाश्त रखने की शक्ति के बाद में यदि बात करें हम तो वो एक ही औजार को बार बार बना सकता था और उनको आवश्यकता के अनुसार वो औजार बना सकता था। बड़े औजारों का वो प्रयोग कर सकता था, छोटे औजारों का वो प्रयोग कर सकता था। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें मिला इथोपिया में। कहाँ मिला भाई? इथोपिया और केन्या में पूरा स्थलों से प्राप्त हुआ। ये संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस समय का जो मानव था, ऑस्ट्रेलियन जो मानव था, उस समय के हमें औजार मिले हैं। इन क्रियाकलापों में जो औजार मिले हैं वो किसके बनाए हुए थे? पत्थर के बनाए हुए औजार थे। यानी उस समय, यानी सबसे पहले मानव ने किस प्रकार के औजारों का निर्माण किया? पत्थर से निर्मित औजारों का निर्माण किया। यानी उस समय उनके पास केवल पत्थर ही था और पत्थर के अलावा लकड़ियां थी। लकड़ियों से लोहे का वो जानते नहीं थे प्रयोग। पत्थर से उन्होंने भाले वगैरह बनाया था, उनको मजबूत किया और इसके बाद अन्य क्रियाकलापों औजार बनाने का भी वो काम जानते थे। पुरुषों और स्त्रियां दोनों ही साथ मिलकर हथियार बनाती और हथियारों के साथ ही साथ उन हथियारों का प्रयोग करना जानती थी। पुरुषों और स्त्रियों में किसी प्रकार का कोई उस दौरान भेदभाव नहीं होता था। आज की तरह श्रम विभाजन नहीं था। श्रम विभाजन से तात्पर्य कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियों द्वारा ही संभवतः किए जाते हैं, पुरुषों द्वारा नहीं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल किसके द्वारा होते हैं? पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। उस समय का जो मानव था वो ऐसा नहीं करता था। ठीक है, तो इन दोनों को ही थे। लगभग आज से 35,000 वर्ष पहले
जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंककर मारे जाने वाले भालों, तीर कमान किस्म के औजार बनाए जाने लगे थे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें हड्डियां निकाल दी जाती थी, फिर उन्हें सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को वो बाद में खाया करते थे। यानी आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव जो था वो हथियारों का निर्माण अच्छी तरह से जानने लग गया था, और अच्छी तरह से जानने के साथ ही साथ जो जानवर मारते थे उन जानवरों को मारने का काम जो करते थे, तो मारने के बाद उनका किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से वो काम में आ सकेंगे, शुद्ध मांस कैसा होगा, ये तरीके सब वो जानता था। यानी उस समय का मानव जो है वो समस्त प्रकार के कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था। और कुछ और भी परिवर्तन, जैसे रसूलदार जानवरों को पकड़ना, उनके रोएदार खाल के वो कपड़े बनाना जानने गया था। यानी ऐसे जानवरों का भी वो पकड़ना प्रारंभ कर दिया था जिससे वो कपड़े उनको मार के उनकी खाल उतार लेता था और खाल का प्रयोग वो कपड़ों के रूप में करता था। आज के टाइम में जैसे ये होती हैं धोती, लुंगी, उस टाइम उसी प्रकार के, यानी उसको खाल को लपेट लेता था, और खाल को लपेटने का एक ही कारण था, उस दौरान सर्दी से बचा। बाकी जो मनुष्य था वो कोई उपाय नहीं था उनके, सर्दी से बचने के लिए वो खाल के कपड़े बनाता था, और बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा ये भय होने लग गया, शर्म की भावना आने लग गई, तो उन्होंने इसके अलावा सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य आज से 21,000 वर्ष पुराना है। यानी 21,000 वर्ष पुराना मानव है, वो सिले हुए कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया था। छेनी, रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक की शुरुआत हो चुकी थी। नुकेलो ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना और कुरेदना अब संभव हो गया था। यानी उस दौरान छोटे छोटे औजार भी उन्होंने बना लिए थे जिससे नक्काशी का काम वो करना जान गए थे। नक्काशी के साथ ही साथ हम बात करें तो वो ऐसे कार्यों को करना जान गए थे, ऐसे कार्यों को पहचानना जान गए थे जो मानव जीवन के लिए उपयोगी थे। यानी चित्रांकन उस पर करना जान गए थे, जो उनके हथियार थे उनको छोटे छोटे जो सुंदर बनाना जान गए थे। वो ये सब कार्य उस दौरान का मानव है वो औजार बनाने के रूप में काम में लेता था। अब हम बात करते हैं कि उस समय की मानव की जो भाषा थी, संप्रेषण था, उनकी कला थी, वो क्या था, है ना। तो कला के रूप में यदि बात करें, उनका संप्रेषण की यदि बात करें तो वो कैसे बोलना सीखा होगा। तो हम बात करते हैं मनुष्य की उस दौरान की, है ना, मानव का प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया होगा। तो देखो, पहले जो बांदर, वर्तमान में हम बात करते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं कि जैसे हमारे जो जानवर होते हैं, बंदर होते हैं, है ना, बंदरों से मानव बना है और जानवर होते हैं। जानवर अपनी ओर सबसे पहले उन्हें भाषा का प्रयोग कैसी भाषा का किया होगा, संप्रेषण में अपने पास बुलाने की भाषा का प्रयोग किया होगा, ऐसा हम मानते हैं। और पास बुलाने की भाषा की यदि बात करें तो सबसे पहले इन्होंने बोलने का जो काम नहीं किया, पहले इन्होंने इशारों से अपने पास बुलाने का काम किया, है ना। पहले प्रकार का जो मानव था, वो पहले प्रकार का जो मानव था वो किससे काम करता था भाई, इशारों से काम करता था। और इशारों के बाद ही बात, जैसे वर्तमान में जानवर हमें आवाज़ लगाते हैं, है ना, जैसे पानी का समय हो गया, पानी उनको नहीं पिलाया गया, उनको चारा टाइम पर नहीं खिलाया गया, दूध का समय होगा, दूध उनका समय पर नहीं निकाला गया, तो उस दौरान क्या करते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं ना, उस दौरान का आवाज़ लगाते हैं। उसी प्रकार उस दौरान का जो मानव था वो भी सबसे पहले क्या हुआ, पहले वो इशारों से बुलाने लग गया। इशारों से बुलाने के साथ ही साथ उसमें लिपि संप्रेषण नहीं हुआ था। फिर वो धीरे धीरे कुछ ऐसे शब्दों को इशारों के रूप में बोलने लग गया, यानी बोलने के साथ ही साथ कुछ इशारे करने लग गया। जैसे एक गूंगा आदमी होता है ना, और गूंगे आदमी की भाषा है वो इशारों में होती है कि उसको ये करना है, ये करना होता है ना, ऐसा। उसी प्रकार मानव ने भी पहला जो काम किया है, यानी अपने संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को बिना किसी बाधा के दूसरे तक पहुंचाना, संप्रेषण कहलाता है। चाहे वो कैसा भी माध्यम हो, चाहे खुद जाकर कहे, किसी के माध्यम से कहे, तो उस दौरान का मानव भी सबसे पहले संप्रेषण का जो माध्यम है वो क्या अपनाया था, इशारों के माध्यम से संप्रेषण करता था। उसके बाद में उसमें
थोड़े थोड़े शब्द निकलने हुए, है ना, थोड़े थोड़े बोलने लगा वो, और बोलने के साथ ही साथ इशारे चालू रखे इन्होंने, है ना। अब बोलने के साथ छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होने लगा और बार बार छोटे छोटे शब्द निकलने लगे, छोटे छोटे अक्षर निकलने लगे उनके मुंह से, यानी उनका जो मस्तिष्क है वो बढ़ने लगा, और मस्तिष्क बढ़ने लगा तो उनके अक्षरों का आकार बढ़ने लगा, और जैसे ही अक्षरों का आकार बढ़ा, अक्षरों की विषय वस्तु बढ़ी, अक्षरों की बनावट बढ़ी और भाषा का प्रयोग होने लग गया। यानी उस समय का मानव है वो धीरे धीरे इशारों से किस में आ गया, बोलने में आ गया, शब्दों में आ गया, शब्दों का प्रयोग वो धीरे धीरे करने लग गया था, और भाषा का प्रयोग इन्होंने सीख लिया था। सामान्यतः उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा से आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व ऐसा रहा होगा। एक तीसरा सुझाव और है, भाषा कला के साथ ही साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पर उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम रहा होगा। फ्रांस में स्थित एक है लेस फोक्स और सोवे की गुफाओं में, स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्राकारियां मिली हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौरान का जो मानव था वो चित्रांकन के माध्यम से भी कार्य करता था। तो देखो कैसे कैसे चित्र मिले हैं उन गुफाओं में। हमें मिले हैं गोरे, घोड़े, साकीन, हिरने, मेमेनों और विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लक्कड़भग्गों और उल्लुओं के चित्र मिले हैं। इन चित्रों से भी हम ये आकलन कर सकते हैं कि उस दौरान का जो मानव था वो कलाकृतियां जानता था, उनकी संप्रेषण होना प्रारंभ हो गया था, और वो संप्रेषण चित्रों के माध्यम से भी करते थे, चित्रकारी का प्रयोग भी करते थे। एक देखो 1889 में इन चित्रों का कैसे हमें खोज निकाला, तो देखो अल्टामिरा की गुफा का जो चित्र है, अल्टामिरा की गुफा के चित्र में मार्सिलिनो सेंद दी सौदियोला का ध्यान और उसकी बेटी द्वारा लाया गया था। कैसे लाया गया था कि जो ये पुरातत्व वेदा अल्टीमेरा का जो नाम था मल्लिनीदियो, ये क्या करता था भाई, उस दौरान एक गुफा की खुदाई का काम कर रहा था, और गुफा में वो प्रयास कर रहा था कि इसके अंदर कौन कौन से अवशेष हैं वो निकालने का प्रयास कर रहा था। और उनकी एक छोटी सी बेटी थी, बच्ची थी, वो बेटी इधर से उधर खेल रही थी, है ना, धीरे धीरे इधर से उधर घूम रही थी, आवाज कर रही थी, वो उसमें खुदाई का काम कर रहा था। उसी दौरान उसकी बेटी ने आवाज लगाई, बोले पापा भैंसा भैंसा, ऐसे चिल्लाने लग गई। जब वो ऐसे चिल्लाई तो पहले तो उसके पिता को हंसी आई कि यहाँ कौन सा भैंसा आ सकता है ना, लेकिन बाद में वो वापस आकर देखा बेटी को, तो ऊपर की ओर देखा तो एक भैंसे का चित्र बना हुआ था। ठीक है, बाद में उन्होंने ऊपर की ओर पूरा आकलन किया, भैंसे का चित्र दिया, तो अन्य गुफाओं में उन्होंने किए, तो अन्य गुफाओं में भी अनेक प्रकार के जो जानवर थे उन जानवरों के चित्र रहे हैं, है ना। तो संप्रेषण का माध्यम है वो चित्रांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी ऐसा, यानी चित्रों की शैली के माध्यम से भी जो अल्टामिरा की गुफा है उसमें मिले अवशेषों के आधार पर हम उनका आकलन करते हैं। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व के बीच में कभी बनाई गई इसमें जो घोड़े वगैरह हैं वो मिले हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर हमें नहीं दिए गए उससे ज़्यादा उत्तर हमारे यहाँ उठाए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है उस दौरान मानव शिकार और मानव शिकार के साथ ही साथ अपने संप्रेषण के जो माध्यम है वो भाषा के रूप में करना जान गया था, और भाषा के रूप में उनकी संप्रेषण की जो स्थिति है वो प्रारंभ हो गई थी। अब हम अफ्रीका में शिकारी जो संग्राहक के साथ हमारे, यानी सबसे पहला शिकारी का जो प्रमाण मिला है वो हमें कहाँ मिला है, अफ्रीका महाद्वीप में। पहला मानव भी अफ्रीका महाद्वीप में ही माना गया है, और शिकारी का जो शिकार कार्य के जो प्रमाण हैं वो भी हमें अफ्रीका महाद्वीप में मिले हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे।